डॉटिंग प्राइम हो गए करिए। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। नज़्म हिंद मेरा बहुत ही प्रिय एक ऐसा पटल है जिसने हमेशा ये कोशिश की है कि साहित्य के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो पुराने हों या नए हों, जो लिखना सीख रहे हैं या लिखते जा रहे हैं और बहुत आगे पहुंच गए, उनको एक यथा उचित स्थान दें। नज़्म हिंद में जो टीम है वो बहुत छोटे लोगों की भी है और बहुत बड़े लोगों की भी है। नज़्म हिंद का हमेशा प्रयास रहा है कि वो अलग-अलग तरह के कार्यक्रम यहाँ पर लेकर आता रहे और आप सबके लिए मनोरंजन के साथ-साथ साहित्य को भी बढ़ावा देता रहे। हमने ऐसे ही एक कार्यक्रम डिज़ाइन किया जिसमें हमारा उद्देश्य था कि हम हर उस शख्स से बात करें जो सिर्फ साहित्य से ही नहीं बल्कि अलग-अलग जगहों से, अलग-अलग क्षेत्रों से भी जुड़ा हो और उनके जीवन के बारे में जाने। क्योंकि जीवन अथाह सागर जैसा है। इसमें जितनी बार हम डुबकी लगाते हैं, अपने ही जीवन में भी अगर हम डुबकी लगाएँगे तो हमें हर बार अपने अंदर ही जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ऐसे ही सभी की कहानियाँ हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने अंदर भी छुपा लेते हैं और कई बार बाहर भी दिखा देते हैं। तो हम सारे लोगों ने एक सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शो बनाया जाए, कुछ ऐसा उनके साथ प्रयोग किया जाए कि हम हर इंसान को उसके एक अलग रूप में जान सकें, उसको पहचान सकें। एक रूप होता है जो हमेशा पर्दे पर दिखता ही रहता है, लेकिन एक रूप ऐसा भी होता है जो हम नहीं जानते। तो हमारा जो ये शो है वो मौका देता है उनके उन अनछुए पहलुओं को जानने का, उनके जीवन की उतार-चढ़ाव को समझने का, उनके अनुभवों से स्वयं को भी सीख लेने का और दूसरों को भी सीख देने का। ऐसा ही एक शो का नाम है अनस्टॉपेबल, एक मुलाकात जिंदगी के साथ। आज मैं इस शो में इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रही हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रही हूँ जो मुझे नहीं पता सबके लिए क्या है लेकिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं उन्हें हमेशा अपना मित्र मानती हूँ और उनका बहुत सम्मान भी करती हूँ। उनके लिए मेरे मन में जो प्रेम है, उसे मैं किन शब्दों में बयाँ करूँ? कभी वो मुझे अपने भाई जैसे लगते हैं, कभी वो मुझे अपने मित्र जैसे लगते हैं, कभी वो मुझे अपने एक मार्गदर्शक जैसे लगते हैं। लेकिन आप सब उनको कैसे जानते हैं? आप सब उनको जानते हैं श्रृंगार के कवि के रूप में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के बहुत ही खास और मेरे दिल अजीज मेहमान की, जिनका नाम है विवेक कवीश्वर जी। मैं चाहूंगी कि विवेक कवीश्वर जी हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात जिंदगी के साथ। विवेक जी, आपको सब सबसे ज़्यादा जो जानते हैं या हमारे जो क्षेत्र में सब जानते हैं, वो इस रूप में जानते हैं कि आप एक श्रृंगार के बहुत बड़े कवि हैं। लेकिन आज मैं उसको थोड़ा-सा साइड करके आपको एक अलग नज़रिए से देखना चाहती हूँ, आपको जानना चाहती हूँ और बाकी जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, वो चाहूँगी कि वो भी एक आपको अलग रूप में देखें। बहुत सारे आपके साक्षात्कार हुए हैं, अलग-अलग पटल पर। आपने साहित्य के बारे में उनसे बहुत बातें की हैं। मैं भी करूँगी थोड़ी बहुत, लेकिन आज कुछ अलग। तो सबसे बेशक। पहले मैं आपसे कुछ बात करने से पहले सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ और मैं शुभ्रा पालीवाल मिलाने जा रही हूँ अपने परम मित्र विवेक कवीश्वर जी से। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत ही करती हूँ और उसके लिए आपसे चाहूंगी कि आपके मन में कुछ हो इस पटल पर आने के लिए, तो आप भी कुछ 2 शब्द कहें। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो धन्यवाद शुभ्रा, तुम्हारा, रोमन का, रिंकी का, पटल का। लोग जाने क्या क्या समझते हैं मुझको, लोग जाने क्या क्या समझते हैं मुझको, सिर्फ मैं ही जानता हूं मैं क्या हूं। और आज शायद बिल्कुल, तुम भी जान जाओगी। बिल्कुल, आज मैं ही नहीं जानेंगी, बाकी सारे लोग भी जानने वाले हैं और मैं ये चाहूँगी कि जैसे-जैसे ये प्रोग्राम बढ़े, इस प्रोग्राम को शेयर करें सारे लोग,
थोड़ा सा कुछ तो अलग होना चाहिए ना, कि हर बार हम बस साहित्य की तो बात करते हैं। साहित्य तो बहुत बिल्कुल। अनूठा है, बहुत निराला है, लेकिन आपके बारे में जो आज मुझे जानने का मौका मिल रहा है और सबको जानने का मिल रहा है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, रोमन का और रिंकी का और सभी पूरी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो सबसे पहले मैं, आपका जो नाम है विवेक और कवीश्वर, तो ये जो कवीश्वर है, ये सेकंड नेम है या ये क्या है? और इसमें कवि के साथ ईश्वर भी छुपा हुआ है, आप इस कवीश्वर को कैसे देखते हैं? बहुत ही अद्भुत संयोग है ये। कवीश्वर मेरा सरनेम है, मैंने कोई नाम नहीं लगाया है अपने साथ। और हमारे खानदान में 20-25 कवीश्वर तो होंगे ही। शायद किसी पुरानी पीढ़ी में 7-8 पीढ़ी पहले ये उपाधि मिली होगी, मैं नहीं जानता, नहीं मुझे बताया गया है। हाँ, मेरे एक चाचा जरूर थे जो कविता करते थे, लेकिन वो भी, उन्हें भी कोई उपाधि ऐसी नहीं मिली थी। तो बस भगवान की दया है, कवीश्वर नाम मिल गया। अक्सर लोग समझते हैं ये नाम मैंने अपने आप लगाया है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा नाम बिल्कुल विवेक ही है, कवीश्वर सरनेम है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आज इस प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता रहता है। कभी मेरे सामने भी ये बात आई कि ये सेकंड नेम क्या है, एक्चुअल में रखा गया है या पहले से ही है। तो मैंने कहा आज सब लोगों के सामने आप समक्ष में है, तो आपके मुंह से ही मैं सुनूं कि एक्चुअल में इसका बिल्कुल। सत्य क्या है। लेकिन ये नाम जितना प्यारा है ना, कि कवि और ईश्वर दोनों से मिलकर बना है कवीश्वर। और कहते हैं कि ईश्वर जो हमारे साथ हैं, जो हमारे जो संस्कृति है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें ये कहा जाता है कि ईश्वर ने संगीत हमें दिया, ईश्वर ने हमें ये सारी जो रचनाएं करने की कला, नृत्य, पेंटिंग, ड्राइंग्स, ये सब हमारी ईश्वर की ही देन है। तो बिना ईश्वर के कवि अधूरा ही है। तो ये बहुत परफेक्ट है आपके लिए, और बहुत ही सच में आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये खुद से मिला हुआ है, और मैं खुद भी इसका सम्मान करती हूँ। अब हम बात करते हैं विवेक जी, आपको सब लोग एक गंभीर, सुलझा हुआ और बहुत सहज मानते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी अंदर से आभास होता है कि आप इससे, ये एक आपकी अलग पिक्चर है, ये मैच्योरिटी होती है, कि एज के साथ आती है परिपक्वता। लेकिन मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका जो बचपन था, यानी कि 6, 7, 8 ईयर्स जो होती है हमारी, उसका अगर आपको कुछ समय याद हो, और वैसे तो कोई भूलता नहीं है, मैं तो नहीं भूली हूँ, वो समय आप कैसे थे? शैतान थे या चुलबुले थे, शरारतें करके भाग जाते थे, या ऐसे ही थे? नहीं, ऐसा गंभीर तो नहीं था, जैसे एक अमूमन बच्चा होता है वैसा ही था। शरारतें भी करता था, मार भी जरूर खाता हूंगा, सब बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन अगर हम बचपन को थोड़ा सा आगे ले जाएं, जब मैं शायद 12 साल का रहा हूंगा, 12 या 13 साल का, दरअसल मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो उनकी ट्रांसफर बॉर्डर एरिया पे हो गई थी जब मैं शायद 12 साल का था। अच्छा। और घर में हम 2 भाई, मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है, उस टाइम वो बहुत ही छोटा था, और मेरी माँ, बस ये परिवार था। एक अनजाने में, एक अपने आप ही एक तरह की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। मुझे याद है मेरी माँ जब भी कहीं काम से बाहर जाती थी, काम से मतलब कोई किसी डिपार्टमेंट में काम है, कोई सरकारी काम है, राशन कार्ड का काम है, कुछ भी हो, वो मुझे अपने साथ ले जाती थी जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी साथ जा रहा है। और तभी से एक भावना आ गई कि ये जिम्मेदारी मेरी है। ये 5-6 साल तक वहीं रहे पिताजी, फिर उनके बदली दिल्ली हो गई, फिर हम साथ साथ हो गए, लेकिन वो भावना अभी तक मन से नहीं गई। चाहे मैं ग्रुप में बैठा हूं, घर में बैठा हूं, एक ये भावना जरूर आती है कि मैं शायद सबसे बड़ा हूं। बड़ा मतलब उम्र में बड़ा हूं। मैं बड़ा। तो यानी कि कर्तव्य बोध का एहसास आपको उस समय से होने ही लग गया कि ये मेरा कर्तव्य है और मुझे ये करना है। कर्तव्य के पथ पे कहते हैं इंसान जब चलता है तो थोड़ा सा वो स्वभाव में ना संजीदगी आ ही जाती है, चाहे आप कितना भी उसको रोके। लेकिन जो आपकी पढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद आज भी मौजूद है एक बच्चा मुझ में, आज भी मौजूद है एक बच्चा मुझ में
जो अक्सर अपनी जिद पे उतर आता है। और ये जिद किसी से भी हो सकती है, पत्नी से, किसी मित्र से, तुमसे भी। जब जिद दिल में आ जाती है तो आ जाती है। ये जिद कभी-कभी अच्छी भी होती है। थोड़ी-थोड़ी जिद कहते हैं कि इंसान के अंदर होनी भी चाहिए, पॉजिटिव वे में होनी भी चाहिए। तो ये जो जिद है, आज आपने बात, मैंने कोई तैयारी नहीं की इंटरव्यू की, आपने भी कोई तैयारी नहीं की। हम बिल्कुल बेशक नहीं। सामने से जो भी कुछ करने वाले हैं, जो आप बोल रहे हैं उससे मेरे मन में प्रश्न फूटेंगे या मेरे मन में पहले से हैं। तो ये हमारा बहुत ही नेचुरल हमारा इंटरव्यू है। मेरी हमेशा कोशिश भी रहती है कि मैंने आज तक जितने भी साक्षात्कार लिए, जिससे भी मिली हूँ, वो नेचुरल ही रहे। तो आपने अभी एक शब्द बोला जिद, तो जब हम एक युवावस्था में आते हैं, तो कहते हैं कि ये हम सबके साथ भी है, हम भी फील करते हैं कि एक आ ही जाता है कि हम बड़े हो रहे हैं, हमारी बात मानी जाए, हमारा ये मेरी सोच है। तो ऐसा जब आप बड़े हो रहे थे, तो अपने दोस्तों के बीच में या घर में कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपको लगा हो कि यार ये मैं इसको ज्यादा ही जिद कर गया, या नहीं करनी चाहिए थी, या उसका कोई अच्छा प्रभाव आया हो, कोई ऐसा इंसिडेंस किसी भी उसमें, चाहे स्कूल के उसमें या फिर आपके घर के उसमें? स्कूल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद मित्रों में भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी पत्नी जरूर जानती होगी कि मैं कितना जिद्दी था। अक्सर मेरी सबसे ज्यादा जिद उसी पर चलती थी नहीं, चलती है। मैं छोटा सी एक बात बताऊं, बड़ी अजीब सी जिद है। जब मैं ऑफिस से घर आता था जी। तो मेरी इच्छा होती थी दरवाजा वही खोले। हमारा एक संयुक्त परिवार, हम 2 भाई, हमारे परिवार, माँ पिताजी उस टाइम सब थे। दूसरा ये होता था कि अगर किसी कारण से वो नहीं खोल पाई तो कम से कम 5 मिनट के अंदर अंदर आके मुझसे बात करे, बात कर ले, चाहे कुछ भी बात करे। और जब वो नहीं होता था तो फिर मूड ऑफ हो जाता था। कुछ इसी तरह की जिद मेरी ऑफिस में भी होती थी। अगर किसी काम को हम करते थे, मैं ऑफिस में काफी सीनियर पोस्ट पे था, अगर कोई प्रोजेक्ट था तो उसे हमें सीरियसली करना है, और अगर कोई सीरियसली नहीं कर रहा है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वैसे ही हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक बार मुझे बताया था कि आपकी जिद है 100% एक्यूरेसी की, उसे छोड़िए। 100% कोई भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन ये मेरी जिद तब भी थी, अब भी है, और शायद बचे हुए सालों में भी रहेगी। नहीं, वैसे मुझे लगता है कि हम 100% का जब टारगेट बनाते हैं तो हम काफी हद तक उसके पास पहुंच भी जाते हैं, कई बार सफल भी होते हैं कि हम वो पूरा 100% कर भी देते हैं। अगर हम टारगेट ही नहीं बनाएंगे तो वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। और आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपको ये जिद थी कि आप जब आए तो दरवाजा आपकी धर्मपत्नी ही खोले। तो ये एक चीज मुझे दिखा गई कि एक होता है ना प्रेम होता है, एक बिन कहे का भी प्रेम होता है, और एक होता है कह के प्रेम। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप दिखा रहे थे प्रेम को, वो बहुत अच्छा है सुनने में, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। ऐसी रेयर डिमांड है ना, सिर्फ कोई प्रेमी ही कर सकता है। और इसलिए अब मुझे लगता है कि श्रृंगार का जो कवि है वो किस तरीके से अपने अंदर, कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक चीज होती है वो बाहर भी प्रकट होती है। अब मैं आपसे यही बात करती थोड़ा सा साहित्य की भी, कि जो ये श्रृंगार का जो कवि है, जिसे हम सब लोग विवेक जी के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ से पैदा हुआ, ये कब पैदा हुआ आपके अंदर? मैं शुरू से श्रृंगार ही नहीं लिखता था, बाकी सब भी लिखता था, लेकिन करीबन 7-8 साल पहले मुझे खुद महसूस हुआ कि मेरा जो इंक्लिनेशन है, या मेरी जो लाइकिंग है, या मेरी जो प्रवृत्ति है, वो सुंदरता की तरफ बढ़ रही है। वो सुंदरता इंसानी सुंदरता हो, कोई लड़की, कोई महिला, कोई पशु, कोई पक्षी, प्रकृति, पेड़, फूल, कलियां, ये सब चीजें मुझे प्रभावित करने लगी लिखने के लिए। और ये भी मैंने देखा कि जब मैं उन विषयों पर लिखता हूं तो कुछ अच्छा लिखता हूं, लेकिन अगर जबरदस्ती जब मैंने व्यंग लिखने की कोशिश की, सामाजिक लिखने की कोशिश की, वो उसमें मुझे खुद संतोष नहीं मिला। ऐसे ही होते 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 श्रृंगार चलता गया, लोगों को पसंद आया, और आज एक मोहर लग गई है श्रृंगार का कवि। लेकिन ये श्रृंगार का कवि अंदर ही अंदर से बहुत गंभीर है, कई बार बहुत दुखी भी होता है,
कई बार बहुत भौचक्का भी होता है, लेकिन उन सारे भावों के साथ साथ भी श्रृंगार निकलता रहता है। देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कहते हैं, जहाँ मतलब जो मेरी छोटी सी जानकारी है आपके सामने, कि भगवान कृष्ण, उनसे बड़ा कोई श्रृंगार करने वाला शायद ही हुआ होगा। वो राधा जी बेशक का जिस नहीं। तरह से श्रृंगार करते थे, उन्हें जिस तरीके से निहारते थे, उन्हें जिस तरीके से देखते थे, उनके बाल की एक-एक लट देखते थे, उनके नाखून देखते थे, उनके सारे मतलब चूड़ियाँ राधा वगैरह जी सब का देखते थे। श्रृंगार करते थे वो। जी, तो वो जिस तरीके से देखते थे और करते थे, तो वो एक प्रेम का बहुत बड़ा उदाहरण है। लोग इसको कई बार गलत ले लेते हैं, लेकिन मैं जितना इसको जानी हूँ, ये कहते हैं कि एक पुरुष अगर किसी स्त्री का श्रृंगार करता है, तो उसके अंदर स्त्रीत्व की भावना बहुत प्रबल होती है, यानी कि उसके अंदर बेशक, ममत्व होता है। उसके अंदर बेशक, ममत्व होता है, वो स्त्री के सारे गुणों को समझ पाता है, स्त्री का बहुत सम्मान कर पाता है, स्त्री के लिए वो जो कर सकता है ना, वो कोई और पुरुष नहीं कर सकता। जो श्रृंगार बिल्कुल। करेगा, वही करेगा। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से देखी, तो जब आप इस तरीके से लिखते हैं, तो मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ कि आप भी सिर्फ़ अपनी पत्नी का ही नहीं, बल्कि जितनी भी आपके आस-पास स्त्रियाँ हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी आपको अपना मित्र मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो इस तरह से आप सबका बहुत ज़्यादा सम्मान करते होंगे और हम सबके अंदर के गुण भी आप देख पाते होंगे, हमारे अवगुण भी देख पाते होंगे, क्योंकि ये सच में बहुत अनुभव से मैं बोल रही हूँ और मैंने पढ़ा भी है, और आपके अनुभव जो मैंने आपकी कविताओं में पढ़े हैं, वो यहाँ दिखते हैं। कोई एक कविता श्रृंगार की जो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हो, वो यहाँ हो जाए। श्रृंगार की कविता, ठीक है। एक बहुत ही नाजुक सी कविता है। सद्य स्नाता रात का भीगा हुआ, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। वाह! मेरे श्रृंगार अक्सर काल्पनिक प्रेमिकाओं पे हैं, कुछ मेरी पत्नी पर हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों पर हैं जो मुझे नजर आए लेकिन उनसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा, और अधिकतर काल्पनिक। सद्य स्नाता रात का भीगा हुआ, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। मैं तुम्हें छू लूं, उसी पल का ठिठका हुआ एहसास हो तुम। क्या बात! मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। ग्रीष्म का संताप हो तुम, सावन बरसता घात हो तुम। ग्रीष्म का संताप हो तुम, सावन बरसता घात हो तुम। पतझड़ में गिरे एक पात पर ऋतु का लिखा एक गीत हो तुम। वाह, वाह! मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। मधुपल सुहागों के समेटे एक कपकपाती छुअन हो तुम। क्या बात है! मधुपल सुहागों के समेटे एक कपकपाती छुअन हो तुम, और भोर से कुछ ही इधर की मृदु नशा ओढ़े नींद हो तुम। वाह, जो वाह! अल क्या सुबह की सुंदर नींद है। होती है वो बहुत प्यारी होती है। भोर से कुछ ही इधर की मृदु नशा ओढ़े नींद हो तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। चांदनी के वक्ष पर लिखा हुआ केसर उकेरा गीत हो तुम। वाह! कितनी सुंदर पंक्ति। चांदनी बहुत ही के सुंदर। वक्ष पर लिखा हुआ केसर उकेरा गीत हो तुम। जागते संगमरमर में छिपी न्योता लिए मुमताज हो तुम। बहुत ही सुंदर। जागते संगमरमर में छिपी न्योता लिए मुमताज हो तुम, मुझको झुलाता गीत हो तुम। कोई रात चुकने को चले, बस उस पहर का ख्वाब हो तुम। सुबह का ख्वाब जिसे कहते हैं। जी। कोई रात चुकने को चले, बस उस पहर का ख्वाब हो तुम, और होश खोने से कुछ इधर का चढ़ा हुआ उन्माद हो तुम। वाह! होश खोने से कुछ इधर का चढ़ा हुआ उन्माद हो तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। अंतिम पंक्तियां हैं, मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं। एक जी। नाव में मैं हूं अकेला, एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम। एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम, और जब विश्वास मेरा डगमगाए, तब हाथ की पतवार भी तुम। आहा! क्या बात है! अंतिम पंक्तियाँ एक बहुत नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम, जब विश्वास मेरा डगमगाए, तब हाथ की पतवार भी तुम, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम।
मुझको छुपाता ख्वाब हो तुम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्रतिम, मतलब कहते हैं ना, श्रृंगार को हर कोई नहीं दिख सकता। श्रृंगार लिखने के लिए उसमें पूरा डूबना पड़ता है, उस करेक्टर बहुत को फील करना पड़ता है। बहुत और अच्छी बात कही तुमने शुभ्रा। अक्सर ये माना जाता है और अच्छे अच्छे लिखने वाले मानते हैं कि श्रृंगार लिखना बहुत आसान है। लोग ये भी कहते हैं कि किसी स्त्री की सुंदरता कर दी आपने तो वो श्रृंगार हो गया। मुझे लगता है सुंदरता की व्याख्या श्रृंगार नहीं है, सुंदरता का श्रृंगार करना श्रृंगार है। बिल्कुल, जब आप किसी खूबसूरती को और खूबसूरत बनाते हो वो श्रृंगार है। और श्रृंगार और अश्लीलता में सिर्फ एक महीन रेखा है। जहां आप इस रेखा के इस तरफ रहे वो श्रृंगार है, जहां वो रेखा आपने पार कर ली वो अश्लीलता हो गई। बिल्कुल पूरी तो तरह से श्रृंगार लिखना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है वहां तक जाना। और एक कल्पना में जाकर किसी के बारे में सोचकर हमें उस तक प्रेम फील करना। और क्योंकि जब तक हम प्रेम नहीं उस तक फील करेंगे, हम वो लिख भी नहीं सकते हैं। बेशक तो बेशक हर बार अपने प्रेम को एक किसी भी के सामने, चाहे वो सामने हो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वहां तक पहुंचना और उस भाव को वहां तक लेके जाना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत इस चीज को मानती हूँ और आपने भी कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ पूरी तरीके से। लेकिन आपका जो कॉलेज का टाइम रहा होगा तो आपके बहुत सारे मित्र होंगे। आज उनमें से कुछ आपके साथ भी होंगे, कुछ आपके साथ नहीं भी होंगे। कोई ऐसा मित्र जो आपके साथ अभी नहीं है लेकिन उस समय में आपके बहुत अच्छा रहा और उसने आपके जीवन के कई पलों को या तो खास बनाया, और अब आप उन्हें मिस करते हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो आप शेयर करना चाहेंगे? और हो सकता है वो कहीं न कहीं ये मैसेज उन तक पहुँचे तो और भी अच्छी बात होगी। मैं जिस कॉलेज में था, दिल्ली विश्वविद्यालय के, उसकी हमारे समय में कुल विद्यार्थी 1600 थे और उसमें से बहुत ही कम अनुपात लड़कियों का था। बीकॉम में जो मेरा सेक्शन था, मैंने बीकॉम किया था पहले, उसमें 77 टोटल स्ट्रेंथ थी और 2 लड़कियां थी। सब लड़कियों से दोस्ती होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, कॉलेज में मैंने काफी परिचर्चाओं में, डिबेट्स में, कंपटीशंस में भाग लिया और अक्सर मुझे प्रथम पुरस्कार मिलता था। मैं कॉलेज की तरफ से यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करता था और तब मैं विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम कवि भी घोषित किया गया था। बहुत लड़कियों से दोस्ती हुई, लेकिन यकीन मानो कॉलेज के समय में बहुत ही शर्मीला था, शर्मीला से ज्यादा डरपोक था। और एक बात और थी कि मेरे हमेशा एक भाव मेरे मन में रहता था कि पिताजी रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आएगी। इसलिए कॉलेज में ज्यादातर मेरा संबंध अपने लेक्चर रूम से और लाइब्रेरी से इतना ही रहा। तब श्रृंगार मेरे पास नहीं था, तब का मेरा काव्य बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग था। ये इतना, कहते हैं ना, जब दिया बुझने वाला होता है तो उसकी बातें बहुत जोर से फड़फड़ाती है। ये श्रृंगार तो मुझसे पिछले 8-10 साल से जुड़ा है, कुछ देर से जुड़ा, लेकिन जुड़ा तो अच्छा जुड़ा। और कोई आपके स्कूल के ऐसे अध्यापक जिन्होंने आपको कहते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट लेकर आए हो बहुत बड़ा? बेशक। जी बताइए। एक बात मैं जरूर बताऊंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब अंतर कॉलेज कंपटीशन था पोएट्री का, और उसमें जब मुझे प्रथम पुरस्कार दिया गया, वो स्टेज पे लेने के बाद जब मैं उतर रहा था तो जज पैनल में एक थे प्रोफेसर त्रिपाठी, बहुत जाने माने उस टाइम के प्रोफेसर थे वो। उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कहा, बेटा सुनो, बहुत छोटे हो अभी, जो कविता तुमने आज लिखी है, जो पंक्तियां तुमने आज लिखी हैं, वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से नहीं, शायद ये तुम्हें 10-15 साल आगे लिखनी चाहिए थी, बाद में लिखनी चाहिए थी। लेकिन इस शैली को, अपनी लिखने की कला को कभी बदलना मत। तुम्हें शुरू में कोई नहीं पूछेगा, कहीं नहीं छपोगे, कोई कीमत नहीं देगा, लेकिन एक दिन तुम जाने जाओगे, बहुत अच्छी तरह जाने जाओगे। मैंने उनके पांव छुए
और उन्होंने कहा नहीं तुम पाँव मत छुओ, तुम गले लगो। मैं 19 साल का था सिर्फ। वो बात मुझे आज तक याद है और मेरी तब की शैली आज तक चली आ रही है। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और एक टर्निंग पॉइंट मैं और बताऊंगा, जब मैंने बचकानी कविताएं लिखी, बिल्कुल बचकानी, मेरी पहली श्रोता मेरी माँ थी। मैं माँ को सुनाता था, वो सुनती थी और हमेशा तारीफ करती थी, पीठ थपथपाती थी। अगर वो नहीं होता तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं। पहले माँ आई, फिर प्रोफेसर त्रिपाठी आए, इन दोनों से बढ़ता गया। और आज की मेरी सबसे बड़ी श्रोता मेरे साथ ही बैठी हुई है, मेरी पत्नी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनको भी थोड़ी देर में यहाँ पे बुलाने वाली थी, लेकिन आपने बोला है और मैं बुलाऊंगी। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जो ये माँ को आप सुनाते रहते थे, कहते ना आप जो जैसा कह रहे थे, थोड़ा सा अनगढ़, कहते ना हमने कुछ भी लिख दिया टूटा फूटा, और माँ हमारी सबसे बड़ी प्रशंसक होती है। वो हमेशा हमेशा कहते हैं अरे बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो कोई ऐसी कविता वो उस समय की, या तो स्कूल के समय की या उस समय की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि मैं कुछ भी लिख देता था, कोई दो पंक्ति लिखी रखी हो आपके आसपास हो, और अगर हो तो हम लोग चाहेंगे कि हम उस विवेक को देखना चाहेंगे कि उस समय का विवेक कैसा था, अगर पॉसिबल हो तो। एक कविता की दो पंक्तियां याद आ रही मुझे, शायद दूसरी या तीसरी कविता थी मेरी ये। जी। रे सूर्य कहाँ तुम कोई देवता। मैं अक्सर देखता था सूर्य को पानी चढ़ाते हैं, हमारे घर में भी चढ़ाते थे, और कुछ क्रांतिकारी विचार भी थे। उम्र थी 18-19 साल की। रे सूर्य कहाँ तुम कोई देवता, एक मात्र प्रकाश के गोले हो। रे सूर्य कहाँ तुम कोई देवता, एक मात्र प्रकाश के गोले हो। यहां वहां फैलाकर उजियारा, क्यों घमंड में डोले हो। वाह वाह। यही 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बहुत बचकानी पंक्तियां हैं लेकिन थी। अगर इस चीज से भी मैं ये देखूं तो हम कहते हैं ना, हमारा जो बचपन होता है या हमारी जो उस समय की उम्र होती है 17-18 साल की, हम उसमें किसी से नहीं डरते, हम बहुत बेबाक होते हैं, हमें डर ही नहीं लगता, हम जानते भी नहीं है। क्योंकि जब जैसे जैसे हम चीजें जानते जाते हैं, हम या तो डरते जाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, हम भय से आगे निकल जाते हैं। दो ही चीजें होती है, या तो हम भय से आगे निकल जाते हैं और या फिर हम भय में आते जाते हैं जैसे जैसे अधूरा होते हैं। तो ये जो उम्र होती है, दरअसल उस वक्त हमें किसी की परवाह नहीं होती, परवाह नहीं होती है। हाँ, तो हम मैं जो चल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सत्य है। ये सही है। और अब जैसे तुमने कहा कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बदलता जाता है। वो है ना, ऐ दोस्त इस कदर मेरी तारीफ मत कर, ऐ दोस्त इस कदर मेरी तारीफ मत कर, मैं भी शायद बहुत बुरा हूं किसी की नजर में। अब ये बात आती है, पहले मैं ही ठीक था। तो ये उम्र का तकाजा है, उम्र के साथ साथ अपने अपने अनुभवों के साथ साथ बदलता जाता है। तो मैं एक बहुत वैसे तो आपने कह दिया कि आपकी कोई महिला मित्र उस समय थी नहीं, फिर भी होता है कि चलिए स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, लेकिन आते जाते अड़ोस पड़ोस में कहीं या किसी शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन में, कभी होता है ना कि हम इस उम्र से निकलते तो हमारा एक अट्रैक्शन तो होता ही है, हम कहीं तो उस तरफ जाते ही जाते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं जाते हैं तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा मैं मानती हूँ। मुझे नहीं पता सब इस बात से सहमत हो या नहीं हो, क्योंकि ये एक नैसर्गिक ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है कि हम चाहे थोड़ा सा छू के निकले उस रास्ते को, लेकिन हम निकलते जरूर हैं, चाहे उसे आकर्षण कह लीजिए या प्रेम कह लीजिए, जिसका जैसा रहो। तो आपका कुछ ऐसा मोमेंट जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? हालांकि मैं यही कहूंगी, दीपाली जी यहीं बैठी हुई है, तो फिर भी मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं। मैं एक शुभ्रा, मैं एक खुली किताब हूं, मेरी जितनी भी महिला मित्र रही, एक बात मैं बता दूं, मैं नाट्य रंगमंच से भी जुड़ा हुआ हूं। जी हाँ जी, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। हाँ, करीबन 40-45 साल से। और भगवान की दया से रंगमंच में काफी नाम है मेरा, दिल्ली रंगमंच में काफी जाना जाता हूं। कई लड़कियों से मित्रता हुई, बहुत हुई, किसी से कम किसी से ज्यादा, लेकिन मैंने एक बात हमेशा ख्याल रखी, जिससे भी मेरी मित्रता थोड़ी सी ज्यादा हुई, कई लोग हमें अच्छा लगने लगते हैं। सुंदरता सबको अच्छी लगती है, लेकिन सुंदरता से बड़ी एक चीज होती है
जो हमें आकर्षित करती है। जो ही मुझे लगता था कोई लड़की बहुत अच्छी है तो मैं सबसे पहले उसे दीपाली से मिलाता था। ये मैंने शुरू से एक अपना प्रिंसिपल बना के रखा। उसे मैं घर लेके आता था और मिलाता था। भावना यही थी कि कहीं अगर मैं कुछ गलत करूं तो वो शिकायत सीधी कर सकती है और ये मुझ पे अंकुश भी रखेगा। बिल्कुल। ईमानदारी की बात ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगेंगी तो मुझ में कमी है, कुछ कमी है। एक पुरुष हूं, स्त्री अच्छी लगेगी, स्त्री सौंदर्य अच्छा लगेगा। और मेरे क्षेत्र ही ऐसा था नाटक का जिसमें बहुत लड़कियां मुझसे काफी क्लोज हुई। लेकिन 25 साल में मेरी शादी हो गई थी जब मैं 25 का था। उसके बाद मैंने रंगमंच ज्वाइन किया और मैं ईमानदारी से एक बात मानता हूं, पूरी निष्ठा से मानता हूं, कहने के लिए नहीं कह रहा, मनुष्य प्रेम एक ही बार करता है, आकर्षण सैकड़ों बार हो सकता है। आकर्षण कुछ भी हो सकता है, आपको फूल अच्छा लग सकता है, लड़की अच्छी लग सकती है, उसकी आंखें अच्छी लग सकती हैं, उसका शरीर अच्छा लग सकता है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता। प्रेम वो होता है जब आपकी पत्नी उसके बदन से, उसकी साड़ी से सब्जी की महक आए, उसके हाथों से हल्दी का रंग नजर आए, कभी उसकी साड़ी पे आटा लगा हुआ नजर आए। वो जो प्रेम है वो परफ्यूम में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आपने बेबाकी से मेरी सारी बातों का आप जवाब दे रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि इतनी सारी हमारी बातें हुई, दीपाली जी का हमारे पास इतना जिक्र आया है, मैं चाहूंगी कि दीपाली जी हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ें और सब लोग उनको भी थोड़ा सा जाने और उनके मुख से आपको जाने। मैं चाहूंगी दीपाली जी मेरी आवाज सुन रही हैं तो आप थोड़ा सा उनको मेरे साथ जोड़ दीजिए। बिल्कुल सुन रही हैं। ये लीजिए। दीपाली जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज थोड़े से चटपटे से सवाल कर रही हूँ अपने मित्र के साथ और आपका भी बहुत सम्मान करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे भी मिल रही हूँ आज और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एग्जामिनर है सामने। जैसे कॉलेज में होते हैं ना एग्जामिनर, ऐसे ही लग रहा है। अरे नहीं, मैं बहुत छोटी हूँ और मैं मित्र मानती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा मित्र की तरह से विवेक जी ने गाइड किया है, मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, समझाई हैं, तो वो मित्र भी है, मेरे भाई भी हैं। और आज आपसे मिलके भी मेरा एक संबंध आपसे भी बन गया और मैं आपका बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ कि मैंने जब चाहा कि आप मेरे साथ आए, मेरे साथ जुड़े, तो आप जुड़िए। तो दीपाली जी सबसे पहले तो मैं यही कि हाँ, जब विवेक जी के साथ आपका विवाह हुआ, आप उनकी लाइफ में आई, तो आपने विवेक जी को किस रूप में सबसे पहले, एक होता ना हमारा फर्स्ट, हम देखते हैं तो कभी डर भी होता है, कभी खुशी भी होती है, तो आपने उनको वो 2 4 5 दिन जो शुरू के होते हैं उसमें उनको जान के आपके मन में क्या इमेज बनी कि वो कैसे इंसान है? मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे वो बहुत अच्छे लगे। फिर भी थोड़ा सा बताइए। क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। जब हम बता नहीं पाए तो समझ लीजिए अथाह सागर है, अथाह सागर है। और सही कहा आपने कि कई बार हम बोल नहीं पाते। अब विवेक जी अभी जैसे कह रहे थे कि उनकी बहुत सारी मित्र रहीं और उन्होंने हमेशा आपसे मिलवाया, तो आपके मन में कभी कोई ज्वेलसी या कुछ भी ऐसा नहीं आया? कभी नहीं, क्योंकि विश्वास था ना। जी, यही प्रेम है। क्योंकि मैं विवेक जी को जितना जान पाई हूँ, मैंने उनको सिर्फ कवि के रूप में कभी भी नहीं जाना। मैंने हमेशा उनकी बातें सुनी और उन बातों से उनको अपने अंदर महसूस किया कि वो बहुत अच्छे इंसान है। वो ऐसे हैं कि अगर कोई शायद, जैसे कहते हैं कि अगर कोई राक्षस भी गलत रास्ते पे जा रहा होगा तो वो एक बार जरूर उसको भी कहेंगे कि भाई रुक जाइए, गलत रास्ता है थोड़ा। ये तो है, किस तरह के इंसान है। फिर भी अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगी आप अपने और विवेक जी की किसी ऐसी बात को जो आपके लिए बहुत खास हो और आपके मन को छू गई हो और आपने कहा हो कि बस ये सबसे अच्छा पल था मेरे जीवन का? हाँ, अभी मैं बीमार पड़ी थी बहुत ज्यादा जी, तो इन्होंने मेरे को बहुत ध्यान रखा, दिन रात इन्होंने बहुत ध्यान रखा था। 10 साल से मैं बीमार हूँ तो यही ध्यान रखते हैं मेरा।
बहुत ये ज्यादा। बहुत बड़ी बात है। कई बार आज के कहीं जो हम जाते कपल्स नहीं, हैं, जी, मेरे कारण कहीं जाते नहीं, कहीं प्रोग्राम में नहीं जाते, किसी शादी में नहीं जाते, मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात ये है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हाँ के जी। जो कपल्स हैं वो हमेशा इन चीज़ों के लिए या तो तरस रहे होते हैं या फिर वो इतनी परवाह करते ही नहीं है। उनको अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं नहीं, ये रहता है तो कि सभी मैं, की परवाह करते हैं, जी हाँ, मुझे सभी ये की चीज़ परवाह मैंने खुद करते हैं। महसूस हाँ। की है। हाँ जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे 2 पल दिए, आपने मेरे साथ आए हैं, आप मेरे साथ जुड़े हैं और बराबर आप हमारे साथ बगल में बैठ के सुन भी रहे हैं हमारे हाँ प्रोग्राम जी। को। हाँ और जी। बहुत दिल से आपका थैंक यू कि आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हमारे साथ आए हैं। और अब मैं विवेक जी से कहूँगी कि विवेक जी मेरे साथ फिर से जुड़े और आपका तहे दिल से शुक्रिया दीपाली जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी। सच में बहुत अच्छी हैं दीपाली जी। और मैं दीपाली जी ही बोलूँगी उनको, क्योंकि जब आप मेरे मित्र हैं, तो वो भी मेरे मित्र जैसी हैं। मैं बेशक। आपसे एक चीज़ कहूँगी, एक चीज़ पूछना जी। चाहूँगी। अगर मैं ये कहूँ कि विवेक जी आप अपने आप को किसी एक शब्द में, वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, तो किस तरीके से आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं क्या हूँ? विवेक क्या है? अ, बहुत ज्यादा भावुक, बहुत ज्यादा भावनाओं के अधीन कैद व्यक्ति। मेरे में, अगर मैं कहूं तो मैं पागल होने की हद तक भावुक हूं। अगर मुझे नजर आता है सामने वाला व्यक्ति मुझे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन फिर भी उसकी कोई जरूरत है, चाहे वो पैसा है या और कोई मदद है, तो मैं आंखें बंद करके वो करने की कोशिश करता हूं। और मैं जानता हूं ये जो मदद जो है मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी। और दूसरा, खासतौर से आजकल, पिछले कुछ वर्षों से जी, मुझे कई बार लगता है मैं सन्यासी जैसा हो गया हूं। जो है उसे स्वीकार कर लेता हूं। खुशी, दुख, हैरानी, स्वीकार, तिरस्कार, कुछ भी, जो कुछ भी होता है मैं यही मानता हूं कि हाँ शायद यही मुझे मेरे पास आना था। लेकिन ये कुछ वर्षों की ही बात है। पहले मैं हर चीज को चैलेंज करता था। पहले मुझे लगता था कि मुझे दुनिया को बदलना है। अति आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। और आजकल जैसे सम सम गुवाहाटी, स्वभाव में। जी, जितनी नदी गहरी होती जाती है उतना उसका प्रवाह शांत होता जाता है। ब्रह्मपुत्र जो गुवाहाटी में बहती है बहुत गहराई के लिए जानी जाती है और पानी बिल्कुल शांत होता है। और सतलज जो मनाली से निकलती है, मनाली में बहती है, बहुत कम गहरी है, कुछ फुट, लेकिन इतनी तेजी से वो कल कल कहती हुई करती हुई बहती है। बस यही फर्क है। नहीं बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बोलने भी वाली थी कि हम को क्या होता है ना कि प्रेम का एक हिस्सा, क्योंकि श्रृंगार का मतलब ही प्रेम है, प्रेम का एक हिस्सा आध्यात्म से खुद ब खुद जुड़ा होता है। बस उसको बिल्कुल। सामने आने में समय लगने लग जाता है। लेकिन मैं अभी इस और बारे में बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी आपके रंगमंच की, कि रंगमंच की तरफ आप कैसे इससे मुड़े? पहले किस इससे जी, पहले मैं जो जी, मैंने अपना बताया अपनी भावनाएं, जी, अक्सर इस उम्र में आकर एक बात होती है कि कब तक आखिर आस धरोगे इच्छा पूरी होने की। हुँ, कब तक आखिर आस धरोगे इच्छा पूरी होने की। मरीचिका फिर मरीचिका है, प्यास कहां बुझ पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस बहुत ही बात को खूबसूरत, मनुष्य स्वीकार कर लेता है। जी। बिल्कुल, आप बहुत रंगमंच के सही बारे बात। में कुछ कह रही थी। जी, बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि जो आप रंगमंच की तरफ मुड़े और आज आपको इतने 45 इयर्स हो चुके हैं उसके साथ जुड़े हुए, और आपका एक जी। बहुत नाम सिर्फ़ खाली कवि के रूप में भी नहीं है और आप रंगमंच के भी बहुत बड़े कलाकार भी हैं। तो उसकी तरफ मुड़ना, फिर जुड़ना और वहाँ के कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे
जो खट्टे मीठे रहे हो, क्योंकि हर बार आप रंगमंच में पहली बार जाते, दूसरी बार जाते, आप स्थान नहीं ले लेते हैं, वहां भी एक कॉम्पिटिशन सा है। वहां भी मुझे लगता है कि शायद ये मैंने क्योंकि अभी रंगमंच को बहुत करीब से नहीं देखा, पॉलिटिक्स होती होगी कि इसको थोड़ा पीछे रख लो, इसको ज्यादा आगे आने दो, क्या कुछ ऐसे वो सारा मेरा एक ही क्वेश्चन है कि वो सारे अनुभव और वो सारी चीजें और कैसे जुड़ाव है उससे, मैं आपसे जानना चाहूंगी। रंगमंच में मेरा आना एक बहुत, क्या कहूं मैं, एक अजीब सी अनहोनी या होनी, आप कुछ भी कह लीजिए। एक नाटक देखने गया था मैं, उसमें एक महिला पात्र था, करीबन 70-80 साल की वृद्धा का। बहुत सुंदर लगा मुझे। वो नाटक देख के बाहर आया, मेरा दोस्त लेके गया था, वो जिंदगी का पहला नाटक था, ब्रह्म भोज करके। जब मैं बाहर आया और उस मित्र से मैंने काफी तारीफ की उस स्त्री पात्र की, तो उसने मुझसे पूछा मिलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ। मुझे लगा 70-80 साल की बुढ़िया है कोई। और जब वो व्यक्ति मेरे सामने आए तो वो मुश्किल से 30 या 32 साल की लड़की ही कहूंगा मैं। वो मेकअप, वो उनका अभिनय कमाल का था। मुझे मिलवाया, वो जानता था उनको, मुझे मिलवाया, उन्होंने मुझसे 5-7 मिनट बात की। फिर उन्होंने कहा चलो यही कैंटीन में बैठ के चाय पीते हैं। हम 4-5 लोग थे, हमने चाय पी की, वो बात करते रहे कंटिन्यूअसली। फिर सडनली उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम नाटकों में काम करोगे? मेरा कहीं कोई मंशा नहीं थी। तो मैंने कहा मेरे घर के पास ही रहती थी वो, एक 5-7 किलोमीटर। मैं उनके घर गया जैसे उन्होंने बुलाया था। उन्होंने मुझसे कुछ पढ़ने को कहा, मैंने पढ़ा। वो कहते ठीक है, मेरे अगले नाटक, वो निर्देशिका भी वही थी, मुझे बाद में मालूम पड़ा, मेरे अगले नाटक में तुम हो। और उस नाटक में उन्होंने मुझे जो मेन कैरेक्टर होता है वो दिया। खैर वो नाटक हुआ, बहुत पसंद किया गया। मैंने बाद में, काफी बाद में, 3-4 साल के बाद उनसे पूछने की हिम्मत की कि आपने आखिर ऐसा क्या देखा जो मुझसे 5-10 मिनट 15 मिनट बात करके एकदम पूछ लिया। उनका जवाब ये था, कई चीजें इंसान की आंख में नजर आ जाती हैं कि वो कितना सिंसियर है, कितना डेडिकेटेड है। और दूसरी बात, तुम्हारी आवाज रंगमंच के हिसाब से बहुत अच्छी है। मैंने घर तुम्हें इसलिए बुलाया था कि ये देखूं तुम अपनी इच्छा से ही अच्छा बोल सकते हो या पढ़ा हुआ भी अच्छा पढ़ सकते हो। वो दिन था, वो मेरे गुरु हैं, आज भी मैं उन्हें गुरु मानता हूं, अक्सर उनसे मुलाकात होती है। उनके साथ में करीबन 30 साल तक रहा, नाटक किए। फिर एक समय ऐसा आया जब एक दूसरे ग्रुप के डायरेक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर साधना भटनागर जी। फिर एक और डायरेक्टर थे, वो मेरा नाटक देखने आए। नाटक के बाद मिले, उन्होंने कहा मेरा नाम SP सिंह सेंगर है। उनका बहुत फेमस नाटक होता था, ताजमहल का टेंडर। तो क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? मैं उनसे मिला जी। उन्होंने मुझे कहा, उस नाटक में एक छोटा सा रोल दिया। मैंने वो रोल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो कमर्शियल नाटक बहुत अच्छा बनाते थे और उनके नाटक बहुत हाउसफुल जाते थे। उस एक शो के बाद उसी नाटक में मैंने हमेशा शाहजहां का काम किया, जो लीड रोल था, और उसके मैंने बहुत शो किए। उन्हीं की बदौलत आज मैं दिल्ली नाटकों के संसार में बहुत अच्छी तरह जाना जाता हूं, और अभी तक कई लोग मुझे शाहजहां नाम से ही बुलाते हैं। बस अरे वो है आज ये एक नया नाम हमको पता चला, बिल्कुल मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखिए जिंदगी के ये पड़ाव, सच में जी, कहिए बिल्कुल। करीबन उस नाटक के हमने 20-25 शो किए। बीच में 4-5 मुमताजें बदलती रही, नई नई मुमताज आती रही, शाहजहां लेकिन यही चलता रहा। और एक नाटक था हमारा खालिद की खाला, उर्दू कॉमेडी थी, उर्दू, उसके हमने 100 शो किए। वाह। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। पुराने दिन, या अब तो जब से कोरोना आके गया सब बंद हो गया, बंद हो गया, नाटक बंद हो गए, लेकिन बाकी मेरी वॉइस ओवर और ये सब चल रहा है जी। वो चल रहा शायद है। आपको मेरे वॉइस ओवर्स के बारे में पता नहीं होगा। नहीं जी, पता है, क्योंकि मैंने आपकी रिकॉर्डिंग्स वाले फोटोज भी देखे जो आपने शेयर किए। ओके। तो अब देखिए, आप कवि हैं और उसके बाद आप एक थोड़े से जिद्दी इंसान भी हैं, जो अच्छी बात है। थोड़े से आध्यात्मिक भी हैं, प्रेमी हैं, और आप रंगमंच हमें बहुत, हमारे जो सबसे
मैं मानती हूँ रंगमंच आपके पूरे व्यक्तित्व पे काम करता है, आपकी सोच पे काम बिल्कुल करता है, बिल्कुल। आपकी बॉडी पे काम करता है। वो आपको पूरा निखारता है, अंदर से भी निखारता है और बाहर से भी निखारता है। तो ये बेशक जो बेशक। रंगमंच ने आपको निखारा होगा, वही आपको वॉइस की तरफ ले गया होगा कि आपकी वॉइस और ज्यादा, कहते हैं ना कि हमारा ठहराव कहाँ होना चाहिए किस शब्द पे, वो हाँ रंगमंच के लोग भी ना बहुत मंझे हुए होते हैं। बिल्कुल हम फिल्में बिल्कुल। देखते हैं तो उसमें अगर रंगमंच के कलाकार पहुंचते हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह वगैरह हैं या जो आज के हैं, तो वो कुछ अलग ही प्रभाव छोड़ के जाते हैं, वो बहुत मंझ जाते हैं। तो उसका जो आपका ये सबसे बड़ा वॉइस है। कारण ये है, जी उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप फिल्म करते हैं, मैंने भी शॉर्ट फिल्म बहुत की है, टीवी के लिए काम किया है, तब जी आपको बहुत सारे यंत्र आपकी मदद करते हैं। मंच। लेकिन आप जब रंगमंच पर होते हैं तो वहां पे सिर्फ लाइट्स होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं। वहां अगर 500 लोग ऑडिटोरियम में बैठे हैं तो आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि पहली लाइन के व्यक्ति को वो कर्कश ना लगे और 500वां व्यक्ति जो बैठा है उसे वो सुनाई दे। सुनाई दे, तो बिल्कुल। आवाज का मॉड्यूलेशन रंगमंच ही सिखाता है आपको। जी जी, ये चीज मैंने थोड़ी सी सीखी भी थी और मुझे इस चीज का एहसास भी है। छोटे छोटे नाटक मैंने भी लिखे, पटकथाएं लिखी और उनको वाह। डायरेक्शन भी किया, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझी और इसीलिए मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया कि वो हमें पूरी तरीके से निखार देता है। वहां हमारे पास कुछ नहीं बिल्कुल होता करने के लिए, सिर्फ अपनी प्रतिभा के सिवा और अपने कॉन्फिडेंस के सिवा हमारे पास वहां कुछ भी नहीं होता। वहां पे गलती कुछ भी की नहीं। तो हम बहुत बुरे फंसते हैं, जबकि फिल्मों में अगर आपको हम गलती इमीडिएट करते हैं रिस्पॉन्स तो मिलता है, बिल्कुल, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। तालियां बिल्कुल, मिलती हैं तो सीटियां भी मिलती हैं। बिल्कुल। और वहां पे क्या होता है फिल्मों में कि हम अगर गलती करते हैं तो हमारे पास चांस होता है हम उसे दोबारा रीटेक करके सही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई बेशक। गुंजाइश नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत मंझ जाते हैं। ये जो जो वॉइस है हमारा, जो वॉइस मॉड्यूलेशन आप करते हैं और ये आप रिकॉर्डिंग करते हैं, इसमें आप क्या करते हैं? और इसको हम जानना भी चाहते हैं क्योंकि हमने सिर्फ आपकी पिक्चर्स देखी हैं। इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताइए। देखिए, मैं रेडियो नाटकों के लिए काम करता हूं। मैं जो कमर्शियल्स बनते हैं, अक्सर कमर्शियल्स हिंदी में बनते हैं या इंग्लिश में बनते हैं, फिर हर एक भाषा में उनका डबिंग होता है, उनको ट्रांसलेट किया जाता है। तो मैं मेनली मराठी के लिए काम करता हूं। हर एक तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत से कमर्शियल्स जब महाराष्ट्र में चलाने होते हैं तो उन्हें मराठी में डब किया जाता है। एक्टिंग पहले की होती है, उसे हम मराठी में अपनी आवाज देते हैं। आवाज़ जैसे देते हैं। आजकल दूरदर्शन पे एक सीरियल आ रहा है स्वराज। जी। ये डीडी दूरदर्शन का है, 70 एपिसोड हैं इसके। इसकी मराठी के लिए बहुत से कैरेक्टर्स को मैं आवाज देता हूं। हाँ, सो यही है। और अलग अलग अनुभव मिलते हैं, उसमें भी बहुत अनुभव मिलते हैं। आपको आवाजें बहुत बदलनी पड़ती हैं। बदलनी पड़ती है, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं एक ही सीरियल के अलग-अलग कैरेक्टर्स को आवाज़ देता कैरेक्टर्स हूँ। को आवाज देता तो हूं जी। अगर आपको सहज हो, तो आप कम से कम 2 आवाज़ें अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहें थोड़ा-सा कि कैसे आप बदलते हैं उन आवाज़ों को? अरे मैं क्यों बोलूं तुझसे आखिर? हैं? कॉलेज में आते नहीं और बेकार की फालतू की बातें करते हो। बेटा, अगर कॉलेज में जाओगे तो कुछ सीखोगे। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। सुनो बेटा, मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की थी, वो तुम मत दोहराना। यही है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है और मुझे इन सब चीज़ों का इतना शौक है ना कि कभी जब आपसे मिलूँगी तो इस बारे में ज़रूर आपको बताऊँगी। समझ तो आप गए जरूर। ही होंगे कि मैं आज इतनी एक्साइटेड ही इसीलिए थी कि मुझे एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति से आज मिलने का मौका मिल रहा है जो मुझे मेरे जैसे लगते हैं, जिनमें बहुत सारे अलग-अलग गुण हैं वाह। कला के क्षेत्र वाह। में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए बड़ी अब बात है। नहीं, नहीं, ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जीवन का सफ़र कहते हैं अनस्टॉपेबल है, चलता रहता है। और 2 लाइनें भी लिखी थी कि ज़िंदगी कब रुकती है, बिन रुके ये चलती है, इसी शो के लिए लिखी थी। और सच में आप बचपन से लेके आज आपकी उम्र क्या है मुझे तो नहीं पता है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, क्या आपकी उम्र है एग्ज़ैक्टली? तो वो एक जो उम्र जितनी तुम्हें लगती है उतनी ही है। मुझे तो बहुत छोटे लगते हैं। मन से छोटे हैं, मन से कहना कि मन के अंदर बच्चा है तो वो बच्चे वाले ही हैं और ज़िद भी बहुत अच्छी है आपकी और आपकी लिखावट में हम लोग
कई बार पढ़ते, कभी-कभी तो हमें शब्दों को समझने में भी समय लग जाता है, क्योंकि आप बहुत गहरा भी लिख जाते हैं कई बार। क्योंकि जो आपने बोला कि कहते हैं ना, एक पतली सी रेखा है कि अगर जरा भी उधर गए तो अश्लील, और जरा भी इधर रहे तो वो काव्य रह जाता बिल्कुल है, शुद्ध बिल्कुल काव्य बिल्कुल। रह जाता है। तो ये जो जीवन का उतार-चढ़ाव है, इस उतार-चढ़ाव में आपकी जो संगिनी है दीपाली जी, मैं सच में बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आज उनसे भी सामने से बात कर पाई, चाहे 2 मिनट या 5 मिनट। तो ये जो सारे उतार-चढ़ाव हैं और आने वाले अभी और समय में हैं, आप और मंझ रहे हैं। ये मंझना मेरा किसी आपके किरदार से नहीं है कि आप रंगमंच में मंझ रहे हैं या आप वॉइस जो आर्टिस्ट हैं उसमें मंझ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। ये जो जीवन में आप मंझ रहे हैं, जो आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, इस आने वाले जीवन को अब आप कैसे देखते हैं? कि आप क्या सोचते हैं कि मैंने इतने साल इस समय ये किया और उसके बाद इतने समय तक मैंने ये किया, मैंने ये किया, लेकिन आगे के 5 साल, 10 साल में विवेक अपने आप को कैसा देखना चाहता है? देखिए, एक होती है ईश्वर की मर्ज़ी, लेकिन एक होती है हमारी मर्ज़ी कि हम अपने आप को क्या बना रहे हैं या क्या बनाना चाहते हैं, क्या बेशक। खोजने जा रहे हैं। खोज शुरू हो जाती है अंदर की। तो आपके अंदर वो 5-10 साल आने वाले खुद को कैसे देखना चाहते हैं? खुद की मर्ज़ी क्या है? काम के मेरे तरीके तू भले ही ना समझ, काम के मेरे तरीके तू भले ही ना समझ, जहां मुझको पहुंचना है नजर मेरी वही है। क्या इस बात है। इस जिंदगी के स्टेज पर आकर जी, मेरा एक ही उद्देश्य है, खुश रहना। मैं वो हर काम करना चाहता हूं जो मुझे खुशी दे, जो मेरे अपनों को खुशी दे, मेरी पत्नी को खुशी दे। अब मुझे जिंदगी के नियम पालने में ज्यादा रस नहीं है। बस जहां जो करना है वो मैं करता हूं करते हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूं। मुझे कभी भी पिछले 40 वर्षों में, 42 वर्षों में आज तक मुझे किसी काम के लिए मेरी पत्नी ने नहीं रोका। मैं जानता हूं, मैं उसका बहुत समय लिखने को देता हूं, मैं उसका बहुत समय काव्य गोष्ठियों को देता हूं, रंगमंच को देता हूं, लेकिन उसने कभी भी किसी तरह की कोई उस पर आपत्ति नहीं की। और बल्कि एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, सुन के अजीब, तुम्हें सुन के बहुत अजीब लगेगी। जी, मैं उसके लिए अगर कभी कुछ लाया, चाहे वो कपड़े हों या कोई गिफ्ट हो या कुछ भी हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 42 साल में कि वो रंग उसे पसंद ना आया हो, वो चीज उसे पसंद ना आई हो। कम से कम उसने मुझे नहीं बताया और मेरी हर चीज को बड़े प्यार से लिया। ये जो सहयोग जब आपको जीवन साथी से मिलता है ना, तो आप अपनी कला पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगा पाते हैं। जो आप बन ये है, पाते हैं उसके पीछे उनका बहुत बड़ा बहुत बड़ा हाथ त्याग होता है, है। नजर नहीं बिल्कुल, आता वो। बहुत बड़ा, बिल्कुल, बहुत बड़ा है त्याग ये। बिल्कुल। तो आप अब कहने का मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि अब जो आने वाले समय है उसमें आप बिंदास सिर्फ और सुख की तरफ जाना बिंदास। चाहते हैं, उलझना नहीं चाहते हैं, कि जो मन में आए वो करना बिल्कुल चाहते हैं नहीं, बिना सोचे समझे। क्योंकि मेरी ये कोई बहुत अच्छी जिम्मेवारी बात एज सच नहीं रह गई है। वैसे तो आदमी जब तक जीवित होता है उसकी है। जीवित जिम्मेवारियां रहते होती हैं, हैं। हाँ जी। मेरी 2 लेकिन बेटियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, मैं नाना बन चुका हूं। भगवान अरे की वाह दया वाह! से, माँ बाप की दया से अपना घर है शुभकामनाएं। दिल्ली में। जी, सो अब जिंदगी को जीना है बस, जीना है और कुछ बिल्कुल, नहीं करना। क्योंकि हाँ, ईश्वर भी कहता है कि मैंने जीवन दिया ही जीने के लिए है, जिम्मेदारियों के जीने के साथ-साथ लिए है। जीना बहुत ज़रूरी है। वरना ईश्वर कहता है कि मेरी आत्मा से मैंने तुम्हें, मेरी वो परमात्मा है उससे मैंने तुम्हें पृथक करके एक तुम्हें रूप में भेजा और तुमने वो जिया ही नहीं, तो उन्हें भी कष्ट होता है। तो जीवन तो जीने के लिए ही है हर हाल में। इतना सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, अगर हमने भोगा नहीं। भोगने का मतलब यहाँ 2 तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। हम भोग बिल्कुल का मतलब बिल्कुल। मैं यहाँ पॉजिटिव से लूँगी, भोग माने प्रसाद। यहाँ यहाँ जीवन के भोग से मेरा मतलब प्रसाद से है कि आपको सब हम्म। चखना है। इसमें सब में बेशक ईश्वर ही तो है, तो उसको चखने की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे भोग से मतलब है, ना कि विलासिता से मतलब नहीं है। बेशक बेशक। तो उस और भोग को मैं, हमें लेना ऐसी भी चाहिए। कोई मेरी इच्छा नहीं है कि मतलब भगवान को प्राप्त करना है। मैं मानता हूं भगवान ने मुझे इंसान बना के पृथ्वी पर भेजा, ये मैंने चाहिए। अपना कर्तव्य किया। तो जो जीवन भगवान ने दिया उस जीवन का आनंद क्यों ना लिया जाए। हाँ, और उस बिल्कुल, जीवन का आनंद लेना मतलब भगवान की असल असल में इच्छा पूरी करना है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान से हम मैं बहुत सिलेक्टिव कम कुछ मांगता हूं। मैं भगवान को हमेशा रोज धन्यवाद करता हूं कि तूने बिल्कुल। जो दिया बहुत दिया।
बहुत दिया, बहुत दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एक नए विवेक को जानकर। मैं विवेक बोल रही हूँ एक ऑडियंस की तरीके से, एक विवेक को जाना, एक अलग बिल्कुल। जो अभी तक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना होगा, नया मैंने आपको जाना है। जाते जाते आप अपने दर्शकों को एक कविता भी सुनाइए, और कुछ खास जो अब तक अभी तक कहीं किसी स्टेज पे ना तो आपने कहा है और ना किसी से शेयर किया है। कुछ ऐसा आप हम एक संदेश के साथ साथ कुछ ऐसा कहकर जरूर जाइए जो अभी तक आपने छुपा के रखा है, और मैं उसे किसी प्रश्न में पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं किस क्षेत्र में जाके पूछूं। अगर मैं बचपन में पूछूंगी तो जवानी का रह जाएगा। तो मैं अब तक के जीवन में से कोई ऐसी चीज जो आपने सबसे छुपाई है, लेकिन आज आपको यहाँ पे बोलनी पड़ेगी। मैं हमेशा एक बात मानता हूं, दोस्त कम हो बेशक, चाहे एक ही हो, लेकिन वो हमेशा के लिए हो। प्रेम आप जिस व्यक्ति से करते हो, जिस स्त्री से करते हो, जैसे मेरे केस में मैं दीपाली से करता हूं, वो सच्चा हो, इतना सच्चा हो कि आप अपने मन की सारी बातें उसे बता सकें और वो विश्वास प्राप्त कर सकें, जो एक पत्नी को पति पर या पति को पत्नी पर होना ही चाहिए। मैं जिंदगी को कभी भी बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, ना अब तक लिया, ना आगे लेने का कोई विचार है। जो जैसा आए वैसा ले लो। बिल्कुल धूप आए बिल्कुल धूप सही, छांव आए छांव सही। सही। अगर भीगना है तो छत पे जाकर भीगिए, फिर उस टाइम ये मत सोचिए कि बुखार आ जाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको बाहर कुछ खाना है तो खाइए, अगर पेट खराब होता है तो होता है, आनंद पूरा लीजिए। आनंद पूरा लीजिए। उसके बाद जो सजा मिलनी होगी मिलेगी, लेकिन जिंदगी को जीना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं। जी। और मुझे किसी की कोई परवाह भी नहीं होती। अगर मेरे तौर तरीकों पर कोई नाक सिकोड़ता है, कोई भवें उठाता है, मुझे परवाह नहीं है। ये बहुत पहले अच्छी होती बात है, थी, बहुत अच्छी बात हाँ पहले होती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ कहता हूं जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूं, जो तुझे करना है वो तू कर। है। ये जीवन आपका है, आप बात खत्म। स्वतंत्र हैं अपने जीवन के लिए। जी। बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। और रहा सवाल कविता का, जी। मैं एक हल्की सी कविता सुनाता हूं। जैसे मैंने कहा, एक बच्चा मेरे अंदर है, एक बच्चा मेरे अंदर है वो मर जाएगा। एक बच्चा मेरे अंदर है वो मर जाएगा, उसे उम्र के कफस में न डालो यारों। एक बच्चा है मेरे अंदर वो मर जाएगा, उसे उम्र के कफस में न डालो यारों। अक्सर वो अक्सर वो तो हंसता है बहुत जोरों से, अक्सर वो तो हंसता है बहुत जोरों से, उसे तहजीब के कफस में मत डालो यारों। बहुत सही, बहुत अक्सर वो हंसता है बहुत जोरों से, उसे तहजीब के कफस में मत डालो यारों। उसे परवाह नहीं कोई उसे क्या समझे, उसे परवाह नहीं कोई उसे क्या समझे, उसे अना के कफस में तो न डालो यारों। स्वाभिमान मत सिखाओ उसे ये मत फीलिंग दो कि तुम बहुत बड़े हो, कोई तुम पे हंसे तो नाराज हो जाओ। उसे परवाह नहीं कोई उसे क्या समझे, उसे अना के कफस में तो न डालो यारों। दूर है वो जिंदगी की हर एक बंदिश से, दूर है वो जिंदगी की हर एक बंदिश से, उसे तालीम के कफस में तो न डालो यारों। दूर है वो जिंदगी की हर एक बंदिश से, उसे तालीम की कफस में तो न डालो यारों। और आखिरी शेर है इसका, उस बच्चे को हमेशा यूं ही रहने देना, उस बच्चे को हमेशा यूं ही रहने देना, उसे अक्ल के कफस में तो ना डालो यारों। वाह वाह वाह, बहुत ही मैं इस बात गहरी, को मानता हूं। बहुत ही गहरी बात है कविता के माध्यम से। और एक कविता की मैं 4 लाइनें और सुनाना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मैंने आपको सुनाया वो मेरा वर्तमान है, जो मैंने अभी सुनाया। और जो मेरा भूतकाल था वो कुछ ऐसा था, बादल सा मुझे गरजना है, बिजली सा मुझे चमकना है, जब तक क्षितिजों को ना छू लूं मुझको यूं ही भटकना है। आसमान के तारों से कुछ बंधनवार सजाने हैं, आसमान के तारों से कुछ बंधनवार सजाने हैं, गिद्धों के मुख से भी मुझको मंगल गान गवाने हैं।
वाह वाह वाह, आसमान के अद्भुत। तारों से कुछ बंधनवार सजाने हैं, गिद्धों के मुख से भी मुझको मंगल गान गवाने हैं, रक्त बहा जो मरुभूमि में उसमें फूल खिलाने हैं, वाह और ग्रहणों के लगते ही मुझको पाणी ग्रहण सजाने हैं। ग्रहणों के बहुत लगते ही सुंदर। मुझको पाणी ग्रहण सजाने हैं। ये एक बिल्कुल विद्रोही स्वर था। बिल्कुल, बहुत अच्छा विद्रोही स्वर था। उसको सुन के मेरे अंदर भी एक जो चेतना है ना, वो जैसे कहते हैं ना, वो अगर लौ धीमी पड़ रही है चेतना की, तो वो आपने उसको और ज्यादा कहते हैं प्रज्वलित कर दिया कि अगर करना है, ये चीज करनी है। और ये हमारा वो उस समय का जोश होता है, वो होना भी चाहिए उस समय, होता हमारा है, ये जोश होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम उस समय बुझे हुए होंगे तो हम यहाँ तक उस पड़ाव पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जिस पड़ाव पे बिल्कुल आज आप बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो वो जोश तो हमेशा और होना चाहिए क्या? जी, अगर हमारे पास 5 मिनट हो तो इसके मैं 2 बंद और सुना दूं इसी कविता के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट, 20 मिनट, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे आपसे बात करना, मैं आपसे क्या बोलूं। और मुझे लगता है कि दर्शक, मेरी आईज में प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि दर्शक इस इंटरव्यू को कभी नहीं भूलने वाले। ये बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो मुझे बहुत अच्छा है। बाकी दर्शक तय करेंगे, लेकिन शुक्रिया फिर भी मुझे लगता है शुक्रिया। कि नहीं भूलेंगे। आसमान के तारों से कुछ बंधनवार सजाने हैं, गिद्धों के मुख से भी मुझको मंगल गान गवाने हैं, रक्त बहा जो मरुभूमि में उसमें फूल खिलाने हैं, ग्रहणों के लगते ही मुझको पाणी ग्रहण सजाने हैं, कबूतरों को सिखलाना है शांति मोह का त्याग करो। वाह कबूतरों को सिखलाना है शांति मोह का त्याग करो, मकड़ी को सिखलाना है अब जालों को मजबूत करो। बहुत खूब। मकड़ी को सिखलाना है अब जालों को मजबूत करो, खरगोशों को समझाना है चमड़ी पर कांटे उगवाओ। खरगोशों को समझाना है चमड़ी पर कांटे उगवाओ, और छुई मुई को कहना है छूने से तुम न डरो। बहुत और सही, छुई बहुत मुई को कहना है छूने से तुम फिर न डरो। झरनों को फिर से पहाड़ पर चढ़ना मुझे सिखाना है, क्या और बात है। सूर्य को पश्चिम से और सूर्य को पश्चिम से उगने का मार्ग दिखाना है। वाह वाह वाह, अद्भुत 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 झरनों को अद्भुत। झरनों को फिर से पहाड़ पर चढ़ना मुझे सिखाना है, और सूर्य को पश्चिम से उगने का मार्ग दिखाना है। आषाढ़ी दोपहरी में भी इंद्रधनुष खिलवाना है। आषाढ़ी दोपहरी में भी इंद्रधनुष खिलवाना है, मुझे प्रकृति के नियमों में उलट फेर करवाना है। ये जज्बा होना आखिरी चाहिए। 4 पंक्तियां हैं। तुम्हें लग रहा होगा मैं हूं पगलाया बौराया सा। तुम्हें लग रहा होगा मैं हूं पगला सा बौराया सा। तुम्हें लग रहा होगा मैं हूं खुद से ही घबराया सा। परंपराएं निभा निभा कर भ्रमित आज मैं होता हूं। परंपराएं निभा निभा कर भ्रमित आज मैं होता हूं। रचना है ब्रह्मांड नया मुझको कुछ कुछ भरमाया सा। रचना है ब्रह्मांड नया मुझको कुछ कुछ भरमाया सा। ये उस समय के तेवर थे, और ये आज के तेवर दूसरे हैं कि मेरे अंदर एक बच्चा है। नहीं, वो तेवर बहुत अच्छे हैं और समय के हिसाब से होने ही चाहिए। मैं फिर वही कहूंगी, होने बिल्कुल ही चाहिए। और विवेक जी, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का ये नाम था कि एक मुलाकात जिंदगी के साथ, आज आपने उसे इस शब्द से, एक एक जो हमारा शब्द है कि एक मुलाकात जिंदगी के साथ, आज हमने जिंदगी के साथ मुलाकात की है, जिसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसमें कहीं कोई निराशा नहीं है, कहीं कोई शिकायत बेशक नहीं, नहीं है, कहीं मुझे किसी से कोई कोई शिकायत नहीं है ईर्ष्या जिंदगी नहीं से। है, कोई बैर नहीं है। जीवन हो तो ऐसा हो, और ये अनस्टॉपेबल लेकिन हमारी लाइफ है, इसे चलती रहे। शुभ्रा, तुमसे तुमसे एक शिकायत है। मैं जानता हूं तुम जी, बहुत अच्छी कवयित्री हो, बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत गूढ़ लिखती हो। जब तक तुम्हारी 4 पंक्तियां नहीं सुनूंगा मजा नहीं आएगा। मैं कविता तो कुछ लेकर नहीं बैठी हूँ, लेकिन जो मैंने विरह गीत लिखा था, जो आप सबको बहुत पसंद आया था, मैं उसका थोड़ा सा सुना देती हूँ, जरूर अगर आप। जरूर, जी। अच्छा लगेगा। फिर आई है याद तेरी, फिर मैं नीर बहाऊंगी। वाह वाह वाह। फिर आई है याद तेरी, फिर मैं नीर
बहाऊंगी। तेरे सीने लग सोई थी, किसको मैं बतलाऊंगी। क्या बात है, वाह। फिर आई है छम छम बरसे नैना पागल, जैसे बरसे जम के बादल। क्या बात है। हुक उठी है मन में तेरी, दर्द हो इतना जैसे हूँ घायल, दर्द हो इतना जैसे मैं घायल। रात सुहानी फिर महकी है, रात सुहानी फिर महकी है, कैसे गरबा लगाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह। फिर आई है याद तेरी, फिर मैं नीर बहाऊंगी। क्या गहराई है, कमाल, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी सुन लिया। लेकिन सच में जाने का मन नहीं है, समय बहुत हमारा हुआ है। फिर चाहूंगी कि कभी फिर किसी मोड़ पर फिर आपके और कुछ समय बीतने पर आपके और अनुभवों को मैं साझा करूं लोगों से, क्योंकि मैं बेशक। चाहती हूँ जो हमारा ये कार्यक्रम है इसमें सिर्फ वही बातें ना हो जो अब तक लोगों ने जानी है, इसमें वो भी हो कि जीवन के और भी कई रूप होते हैं और हम उन्हें कैसे जीते हैं। हमारे अनुभव, उनके अनुभव मिलके एक नया इतिहास रचते हैं, एक नया भविष्य भी गढ़ते हैं, लोग सीखते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो आप सबके आशीर्वाद से सफल हो। नज़्म हिंद दिन रात चौगनी तरक्की करे और हमारी पूरी टीम इसी तरह के प्रोग्राम लाती रहे और आप जैसे बड़े-बड़े लोगों से मिलाती रहे और हमें कुछ सिखाती रहे। इसी के साथ हम कार्यक्रम को अब यहीं पे स्थगित करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ इसी पटल पर किसी बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी को जानने के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी एक रिफ्रेशिंग कोर्स हो गया जिंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विवेक जी। बहुत-बहुत शुक्रिया इस पटल का। बहुत-बहुत धन्यवाद।